हेलो दोस्तों। आज है एक नए आर्टिकल के साथ फिर आए हैं और आज हम 27 फरवरी का आर्टिकल लेकर आए हैं। 27 फरवरी के जो आर्टिकल्स हैं हम उनकी बात करेंगे और देखेंगे कि आज न्यूज़पेपर में क्या है। और अच्छा, एक न्यूज़ ये भी थी, चलो मैं इसको ही थोड़ा सा पढ़ देता हूँ कि संसद में किसी दक्षिण राज्य की एक भी सीट कम नहीं होगी। जैसे कि अभी परिसीमन होना है 2027 के 26-27 के आसपास। तो फिर ये तमिलनाडु के जो सीएम थे स्टालिन ने कहा था कि जब परिसीमन होगा, क्योंकि साउथ की पॉपुलेशन घटी है और जो सीट होती है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बांटी जाती है, तो साउथ की सीट घट जाएंगी। तो अमित शाह जी ने कहा है कि भाई ऐसा नहीं होगा, साउथ की एक भी सीट कम नहीं होगी, हम ये तुमसे वादा करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट जो हमें करनी है। ये रही, चलिए पहले कोट्स पढ़ लेते हैं। क्या है ये कोटेशन में, क्या कहा गया है, क्या बात कही जा रही है। मेरे दोस्तों, किसी भी चीज़ को कुरूप मत कहो, किसी भी चीज़ को बेकार कहो ही मत, सिवाय उस बेके, सिवाय उस डर के जिसकी मारी कोई आत्मा स्वयं अपनी स्मृति से डरने लगी, जिसकी वजह से जिस कोई भी आत्मा हो वो अपनी पुरानी यादों से डरने लगे, है ना। खलील जिब्रान ने ऐसा बोला है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्या है। विफल विद्यार्थी बनाम शिक्षा व्यवस्था। विफल विद्यार्थी बनाम शिक्षा व्यवस्था हमारा आर्टिकल है। परीक्षाओं का मूल उद्देश्य छात्रों को शिक्षा व्यवस्था से बाहर करना नहीं होना चाहिए। प्राय जब हम परीक्षाओं का नियोजन करते हैं तो योग्यताओं की एक पूर्व निर्धारित अवधारणा का केंद्र में रखते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ऊपर है, देखते हैं इसमें क्या बात कही है। 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उसके कर्मफल के लिए उत्तरदायी ठहरा देने की आतुरता ही बच्चों को सफल और विफल में श्रेणीबद्ध करती है, जबकि शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी ठहराकर अनुत्तीर्ण करना वास्तव में शिक्षार्थी की विफलता न होकर शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम तथा समग्र शिक्षण प्रणाली की संभावित समस्याओं को उजागर करने की तरफ संकेत है। लगातार संशोधनों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI 2009 को शक्तिहीन किया गया है। पहले स्थानीय सरकारों को कक्षा स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार दिया, जिससे 19 राज्य सरकारों ने किसी छात्र को अनुत्तीर्ण करने की नीति को नकार दिया। अब केंद्र सरकार के अधीनस्थ स्कूलों में भी इस नीति को समाप्त कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि ये नीति जल्द ही देश भर में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। मतलब पहले क्या हुआ करता था, 7वीं 8वीं 6वीं 5वीं तक जो कोई बच्चा फेल हो जाता था तो उसे पास कर देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अब ऐसा पास नहीं किया जाएगा। लगभग 6 दशक पहले अमेरिकी लेखक और शिक्षक जॉन होल्ट की कृति बच्चे असफल कैसे होते हैं की प्रकाशन ने शिक्षा पर एक नए विमर्श को जन्म दिया था, जिसमें माना गया कि कोई भी विद्यार्थी संभवतः सीखने से विमुख नहीं होता, वे केवल उस पारंपरिक तरीके से शिक्षित नहीं होना चाहते जो उन्हें बोझिल लगता है। देखो, कोई भी इंसान जो है सीख, ऐसे नहीं कोई मना करता है सीखने को, हर इंसान चाहता है कि मैं सीखूं, लेकिन अगर तुम उसे बोरियत तरीके से सिखाओगे तो उनमें से सिर्फ वही बंदा सीख पाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है, बाकी सबको बोझ लगेगा। हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में विविध प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितज्ञ और प्राकृतिक आदि। यह सिद्धांत शिक्षा में विविधता, पद्धतियों और गतिविधियों के उपयोग की वकालत करता है ताकि हर छात्र की क्षमता का विकास हो सके। शैक्षणिक दृष्टिकोण भी अब केवल बुद्धि की संकीर्ण परिभाषा पर केंद्रित न होकर बहुबुद्धि सिद्धांत की व्यापक समझ की ओर अग्रसर हुआ है। कोई भी बच्चा स्वाभाविक रूप से कमजोर, मंदबुद्धि या नाकाम नहीं होता, बल्कि इसके पीछे सीखने के लिए उचित वातावरण का अभाव होता है, जो उसे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। इसलिए शिक्षा प्रणाली की विफलता है, न कि उस बच्चे की। अगर कोई बच्चा सीख नहीं पा रहा है तो उसका मतलब शिक्षा प्रणाली में कोई कमी है। परीक्षाओं का मूल उद्देश्य छात्रों को उसकी शिक्षा व्यवस्था से बाहर करना नहीं होना चाहिए। प्रायः जब हम परीक्षाओं का नियोजन करते हैं तो योग्यता की एक पूर्व निर्धारित अवधारणा को केंद्र पर रखते हैं। यह स्थापित दृष्टिकोण छात्रों का पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर मूल्यांकन करने और विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रयास करता है। नतीजतन जब किसी छात्र को औसत से कम आंका या विफल घोषित कर दिया जाता है तो उसे इस कक्षा में रहना पड़ता है। इस स्थिति में शिक्षकों, माता पिता और सहपाठियों का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। वे उसे नाकाबिल या विफल होने का अभिशप्त के रूप में देखने लगते हैं। अब आप देखो, कोई बच्चा फेल हो गया तो उसी क्लास में रुकेगा। अब जब उसी क्लास में रुकेगा, नए बच्चे उसके साथ आएंगे, वो क्या कहेंगे, अरे फेलियर फेलियर फेलियर, मतलब वो खुद को नाकाबिल समझने लगता है। अनेक अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि कक्षा दोहराने से बच्चों के सीखने के परिणाम में सीखने की क्षमताओं में कोई खास सुधार नहीं होता। अंततः एक और वर्ष के लिए उसे पुराने पाठ्यक्रम को दोहराना विद्यार्थी की मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। प्राय योग्यता की परिभाषा तय करने का अधिकार फिर आगे है सत्ताधारी लोगों के हाथों में होता है। यदि बंदरों की योग्यता के मानक तय करने का अधिकार होता तो निश्चित तौर पर योग्यता को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता और फिर सभी मछलियां अनिवार्य रूप से कमतर साबित होती।
है ना। भाई अगर ये कहा है कि जो पेड़ पे चढ़ेगा वही काबिल है, तो बंदर तो चढ़ जाएंगे, मछली चढ़ पाएंगी क्या? नहीं। तो क्या मछली बेकार है? नहीं, वो अपना उनका अपना टैलेंट है। इसी प्रकार एक शिक्षार्थी के सीखने की क्षमता केवल उसकी जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर न होकर सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी प्रभावित होती है, जैसे कि समाज शास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमता उनके सामाजिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जटिल रूप से जुड़ी हुई है। ये ऐसे कारक है जिन पर शिक्षार्थी का नियंत्रण न के बराबर होता है ना। भाई अगर कोई इंसान, कोई बच्चा कहीं पैदा हो रहा है, कोई अमीर के यहाँ पैदा हो रहा है, कहीं गरीब के यहाँ पैदा हो रहा है, कोई अमीर के यहाँ पैदा हो रहा है, उसको पृष्ठभूमि अलग मिलेगी, उसका कल्चर अलग होगा, तो इसमें बच्चों का कोई कंट्रोल नहीं इस चीज़ पे। एक राष्ट्र, एक शिक्षा, एक पाठ्यक्रम और एक परीक्षा की एक समान प्रणाली हाशिए पर रहने वाले छात्रों के लिए चुनौतियां और बढ़ा सकती है। मसलन एक आदिवासी जो संघर्षरत क्षेत्र में, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो उसकी सीखने की क्षमता को प्रभावित करेगी। इन चुनौतियों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सीमित पहुंच, भाषा बाधाएं, सामाजिक भेदभाव और हिंसा का खतरा शामिल हो सकता है। इसलिए सीखने के मानकों को पूरा करने की क्षमता केवल उसकी व्यक्तिगत इच्छा शक्ति या बुद्धि पर नहीं, बल्कि उन अनेक बाहरी कारकों पर भी निर्भर करती है जिन पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है। अब कोई आदिवासी का कोई बच्चा है, आदिवासी कोई बच्चा है, अगर वो सीखने की कोशिश कर रहा है तो आप ये देखें उसके पास सीखने की क्या फैसिलिटी अवेलेबल होगी, और कोई शहर का बच्चा उसके पास क्या होंगी, उसे कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। भारत की शिक्षा व्यवस्था एक विरोधाभासी तस्वीर प्रस्तुत करती है। एक तरफ देश में 15 लाख से अधिक विद्यालय और 25 करोड़ से अधिक छात्र हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं दिखाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस व्यवस्था में अनेक कमियां भी हैं जिनकी वजह से लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती। लगभग 1,17,000 विद्यालय एकल शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। लगभग 2 करोड़ बच्चे इस शिक्षा से वंचित है, इसे सही मायने में गुणवत्तापूर्ण कहा जा सके। अनेक राज्यों में शिक्षक छात्र अनुपात असंतुलित है। हाल की रपटों के अनुसार शिक्षकों के 16% पद खाली हैं। इनमें अनुबंध पर रखे शिक्षक भी शामिल हैं। शिक्षकों के वेतन और भर्ती प्रक्रिया में भी काफ़ी असमानताएं देखने को मिलती हैं। वहीं 23% स्कूल में शिक्षकों की कमी है। कई विद्यालय प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी से जूझ रहे हैं। शिक्षा में निवेश की घोषणाओं के बावजूद बजटीय आवंटन जीडीपी के 6% से बहुत कम है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके अलावा 11% विद्यालय बिजली और 13% वित्तकल्य के अभाव में चल रहे हैं, जो समग्र शिक्षार्थी के लिए बुनियादी ढांचे को कमजोर करते हैं। किसी भी विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक फेल न करने की नीति को खत्म करना अन्याय है। जिन बच्चों को 2047 के विकसित भारत का वास्तुकार माना जाता है, वे वास्तव में एक ऐसी प्रणाली में फंसे हुए हैं जो उन्हें हर स्तर पर विफल करती है ना। आगे देखते हैं। शिक्षा प्रणाली में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण जैसी पारंपरिक धारणाओं पर पुनर्विचार आवश्यक है। एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ने और विद्यालय से निष्कासन जैसी अवधारणाओं के बारे में भी हमें नए सिरे से विचार करना होगा। यह कहना कि विद्यालय अब सीखने के केंद्र नहीं बल्कि माध्याह्न भोजन वितरण केंद्र मात्र रह गए हैं, न केवल हमारे समाज में एक व्याप्त गरीबी की अनदेखा करना, बल्कि स्कूल में ज्ञान विकसित करने की मानवीय आकांक्षाओं से विश्वासघात भी है। एक शिक्षार्थी सीखने में पीछे रह सकता है या पाठ्यक्रम को सीख नहीं समझ पाता, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि उसमें ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। एक बच्चे को शिक्षार्थी के रूप में भले विफल घोषित कर दिया जाए, लेकिन ज्ञाता के रूप में उसकी स्वाभाविक क्षमता को नहीं छीनना चाहिए। प्रत्येक शिक्षार्थी में कुछ न कुछ जानने और सीखने की क्षमता होती है और शिक्षा प्रणाली की इस क्षमता को विकसित करने में मदद करनी चाहिए। हर इंसान कुछ न कुछ सीखना चाहता है, बस तो आवश्यक है तो एक उनकी अंदर ललक पैदा करने की। अब है पढ़ाई छोड़ते बच्चे, यानी कि सारे आर्टिकल लगभग बच्चों के ऊपर आए हैं। देख रहे हो बच्चों, पढ़ाई छोड़ते बच्चे। देश के कई विद्यालयों में विद्यार्थियों का घटता नामांकन चिंता का विषय है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश भर में कम से कम 35% स्कूलों में 50 या उससे कम ही विद्यार्थी पढ़ते हैं। कई स्कूलों में 1 या 2 ही शिक्षक हैं। 10% स्कूलों में 20 से कम विद्यार्थी आ रहे हैं। यह स्थिति स्कूली शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा प्रशंसनीय है। स्कूलों में नामांकन की स्थिति पर जो विश्लेषण सामने आया है वह बेहद निराशाजनक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चल रहा है कि भारत में लगभग 12.6% छात्र पढ़ाई छोड़ देते हैं। इनमें से 19.8 माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ देते हैं और 7.5 उच्च प्राथमिक स्तर पर। देख लो कितना खतरनाक सिचुएशन है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में उपलब्ध स्कूलों की संख्या नामांकित छात्रों के प्रतिशत से अधिक है, जिसका अर्थ है कि उपलब्ध स्कूलों का कम उपयोग हो रहा है। मतलब स्कूल ज़्यादा उपयोग नहीं हो पा रहे।
शिक्षा तक सभी की पहुंच समाज और देश के विकास और प्रगति के लिए अनिवार्य है, लेकिन इस दिशा में काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। अभी तक हम चुनौतियों से पार नहीं पा सके हैं। कई परिवार, विशेष रूप से गरीबी में रहने वाले परिवार, अपने बच्चों के योगदान पर निर्भर करते हैं। बाल श्रम न केवल उन्हें शिक्षा के अपने अधिकार से वंचित करता है, बल्कि उन्हें संभावित शोषण और स्वास्थ्य जोखिमों के लिए भी उजागर करता है। अभी तो बाल श्रम को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। बाल श्रम ये आप देखते हैं, होटलों पे बच्चे भी काम करते मिल जाएंगे आपको। दूसरा है बाल विवाह। कम उम्र में विवाह खासतौर पर लड़कियों के लिए स्कूल छोड़ने की दर में अहम योगदान देता है। इसके अलावा आकर्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी भी छात्रों को प्रतिबद्धता को कम कर सकती है। भारत में स्कूल छोड़ने के पीछे लैंगिक असमानता एक और बड़ी वजह है। भाई कोई कहते हैं कि भाई हम तो लड़के को पढ़ाएंगे, लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, ये भी तो असमानता है। सुरक्षा संबंधी चिंताएं, घरेलू जिम्मेदारियां और सामाजिक मानदंड अक्सर लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में रोकते हैं। कुपोषण और पुरानी बीमारियों सहित स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं स्कूल छोड़ने वालों में योगदान करती हैं। माता पिता की भागीदारी बच्चों की शैक्षिक सफलता में एक बड़ी भूमिका निभाती है। सवाल है कि कैसे हो सुधार। सरकार को प्रारंभिक बचपन शिक्षा कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों के लिए जरूरी है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में निवेश करके प्रभावी शिक्षण देने के लिए कौशल और ज्ञान की गारंटी सुनिश्चित की जा सकती है। परामर्श केंद्र विस्थापित किए जा सकते हैं। कई बच्चे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल छोड़ देते हैं। बच्चों की समस्याओं को हल करने में समुदाय और अभिभावकों के लिए जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य जांच और मध्याह्न भोजन योजनाओं सहित स्कूल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। बाल श्रम के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। कई स्तरों पर प्रयास करना होगा, तभी शिक्षित भारत के लिए लक्ष्य के लिए मजबूती से काम हो सकेगा। अब आया है नाहक विरोध। जैसा कि आप देख रहे हैं तमिलनाडु के अंदर, जैसे मैंने पहली न्यूज़ पढ़ी थी, विरोध चलता है हिंदी का। आप देखते हैं तमिलनाडु में हिंदी के विरोध का इतिहास वर्षों पुराना है। देश को आज़ादी मिलने से पहले ही हिंदी विरोधी आंदोलनों को हवा मिलती रही। ये आंदोलन कभी उग्र तो कभी हिंसक भी हुए। आगे पढ़ते हैं। देखो ये विरोध पहले से ही होता रहा है। वर्ष 1937 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने हिंदी को अनिवार्य किया तो उसका कड़ा विरोध हुआ। उस समय हुए आंदोलन से ही द्रविड़ राजनीति की बुनियाद पड़ी। इसके बाद तो हिंदी विरोध के नाम पर लगातार आंदोलन और अभियान चलाए गए। इसमें 60 के दशक में हुए आंदोलन को याद किया जाता है। यह विरोध तब शांत हुआ जब राजभाषा अधिनियम में संशोधन हुआ। मगर ये दुखद ही है कि हिंदी विरोध का सिलसिला आज भी जारी है। जब भी हिंदी को लेकर कोई चर्चा शुरू होती है तो उसका तत्काल विरोध शुरू हो जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बयान को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने केंद्र पर राज्य में हिंदी थोपकर भाषा युद्ध के बीच को बोने का आरोप लगाया है। किसी भी अन्य भाषा के हावी नहीं होने देने का अपना रुख जताकर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे द्विभाषी नीति से आगे बढ़ने की तैयार नहीं है। सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देकर ही हम देश की सांस्कृतिक एकता मजबूत कर सकते हैं। हिंदी बोलने वाले लोग देश के हर कोने में मिल जाते हैं। कोई राज्य अगर अपनी मातृभाषा को महत्व देता है तो उसकी भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। मगर किसी राज्य विशेषकर नागरिक दूसरे राज्यों में जाता है तो हिंदी के बिना उसका काम नहीं चलता। भाषाएं तो एक दूसरे जुड़कर ही आगे बढ़ती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषी फॉर्मूले को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच स्टालिन का विरोध नाहक ही है कि हिंदी से उनका मातृभाषा नष्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हिंदी को लेकर एक डर है। दरअसल उन्होंने अपने स्वर तीखे करते हुए साफ कर दिया कि वे उन्होंने पुराने आंदोलन के वंशज हैं जिनमें हिंदी को लेकर उपेक्षा का गहरा स्वभाव है। स्टालिन यह भूल गए कि हिंदी दिलों को जोड़ने की भाषा है। यह आज भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में समझी और बोली जाती है। तो कुल मिलाकर जो हिंदी का वो विरोध कर रहे हैं वो नाहक ही बेकार है। उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। फिर ये क्या है, परतों में एकाकीपन। अच्छा आर्टिकल है ना, ये भी अच्छा आर्टिकल है। देख लेते हैं इसमें क्या है, परतों में इसमें क्या बोल रहा है। इन दिनों छोटे बड़े मझोले और महानगरों में रहवासी मकानों को अंतरहीन भीड़ बाहर से हर कोई कहीं दिखाई देता है, पर मकानों की भीड़ के अंदर झांकने पर एकाकीपन का एहसास लिए ढेर सारे लोगों से साक्षात होता है। हमारा व्यक्तित्व और कार्यशैली भी तय करती है कि हम कैसे रहना या जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है। तो उसमें कुल मिला के ये कहा गया है कि हमें शहरों में जब हम निकलते हैं चारों तरफ आपको गाड़ियाँ दिखाई देगी, मकान दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे, लेकिन मकानों के अंदर झांको, जो लोग हैं उनके अंदर झांको, खालीपन मिलेगा, अकेलापन मिलेगा। ठीक है। फिर ये भी अच्छा आर्टिकल है कि अपशिष्ट प्रबंधन में रोजगार के मौके, कि इसे डिजास्टर मैनेजमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं कि भाई अब तो अपशिष्ट प्रबंधन में भी रोजगार के मौके ढूंढे जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो ये अच्छे आर्टिकल थे। बाकी और कोई इसमें आर्टिकल शायद है नहीं कुछ खास आर्टिकल।
जो हम यहाँ पर करें। और अब तो एक ये है कि भाई यूक्रेन को लेकर ज़रा बात चल रही थी कि अमेरिका को अपने यहाँ खनिज दोहन करने की इजाज़त देगा यूक्रेन, समझौते की रूपरेखा पर दोनों देश सहमत। अब देखते हैं क्या बात है, इसमें क्या कहा गया है। यूक्रेन और अमेरिका दुर्लभ खनिजों के दोहन संबंधी समझौते समेत एक व्यापक आर्थिक करार की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिका के साथ एक रूपरेखा आर्थिक समझौता तैयार है, लेकिन रूस के साथ युद्ध में कीव के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाली अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर अभी भी फैसला होना बाकी है और पूर्ण समझौता शुक्रवार को वाशिंगटन में होने वाली वार्ता पर निर्भर करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जेलेंस्की शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण खनिज सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका आएंगे। ट्रंप ने बुधवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक की शुरुआत में यह घोषणा की। जेलेंस्की ने कीव में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस रूपरेखा समझौते पर सहमति बनी है वे एक व्यापक समझौते की दिशा में एक प्रारंभिक कदम है, जिस पर यूक्रेन की संसद को मंजूरी की जरूरत होगी। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को पहले यह जानना होगा कि अमेरिका अपने निरंतर सैन्य समर्थन के मामले में कहां खड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्हें वाशिंगटन की यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ व्यापक बातचीत की उम्मीद है ना। कुल मिलाकर ट्रंप ने मना ही लिया और ट्रंप कोशिश करेंगे तो युद्ध भी शांत हो जाएगा। इसी तरह फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए रूस के साथ वार्ता में यूरोप का साथ देने के लिए बनाने के मकसद से वाशिंगटन पहुंचे। मैक्रो के साथ बैठक में ट्रंप ने कई वादा नहीं किया, लेकिन मैक्रो ने व्हाइट हाउस से विदा लेते समय इस बैठक को एक अहम मोड़ बताया। कोई वादा तो नहीं किया, लेकिन उन्हें अहम मोड़ बताया था। अमेरिका में संघीय एजेंसी को कर्मचारियों की पदों को समाप्त करने के लिए योजनाएं विकसित करनी होंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा भेजे गए परिचय में कहा गया है। इस परिपत्र में सरकारी कार्यबलों को कम करने की प्रशंसा की कवायद पर जोर दिया गया है। मतलब गवर्नमेंट अधिकारी को कम किया जा रहा है। हजारों परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को पहले नौकरी से निकाल दिया गया और अब प्रशासन सिविल सेवा अधिकारियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। परिपत्र के अनुसार एजेंसियों को 13 मार्च तक अपनी योजनाएं प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इससे न केवल कर्मचारियों की छटनी होगी, बल्कि कई पद पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, है ना। इसका परिणाम सरकारी कामकाज के तरीकों में व्यापक बदलाव हो सकता है। व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के निदेशक रसेल वॉट और मानव संसाधन एजेंसी के रूप में काम करने वाले कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के कार्यकारी निदेशक चार्ल्स एजल के परिपत्र में कहा गया है कि संघीय सरकार अकुशल कर्मचारियों का बोझ ढो रही है। ये कर्मचारी अमेरिकी जनता के लिए परिणाम नहीं दे रहे। ट्रंप ने कर्मचारियों की छटनी का संकेत कार्यकारी आदेश में दिया था, जिस पर उन्होंने एलन मस्क के साथ हस्ताक्षर किए थे। फेडरल रियल एस्टेट का प्रबंधन करने वाले सामान्य सेवा प्रशासन ने सोमवार की कर्मचारियों से कहा कि कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जा रही है। यह परिपत्र ऐसे समय में आया जब ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक करने वाले हैं, है ना। ट्रंप प्रशासन ने बड़े पैमाने पर सरकारी कर्मचारियों की छटनी पर जोर दिया, है ना। वहाँ गवर्नमेंट जॉब को वो कम करना चाह रहे हैं। चलिए आज का आर्टिकल इतना ही। नेक्स्ट आर्टिकल 28 फरवरी में